सो हेलो एवरीवन। आज हमारा बुक समरी सेशन है। आज के हमारे सेशन का नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास प्रभु जी। तो ये जो पूरी आज का सेशन है हमारा, ये जीवन के 4 हिस्सों के बारे में है। जैसा कि प्रभु जी ने इसमें बताया है कि हमारे जीवन के अंदर सभी के जीवन में लगभग 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसको हम पर्सनल लाइफ बोलते हैं, दूसरा जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें कि हमारी सोसाइटी भी आ जाती है, हमारा समाज, मतलब सारे आ जाते हैं रिलेशनशिप में, रिश्ते हमारे सबके साथ में होते हैं ना। और तीसरा हमारा इसके अंदर आता है वर्क लाइफ, क्योंकि हर इंसान को काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब चाहते हैं अर्न करना, तो काम भी करना पड़ेगा। और चौथा होता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, कि हमारा समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है और कैसे हम अपने जीवन का निर्वाह करते हुए समाज के प्रति भी कुछ कर सकते हैं। तो हर इंसान के जीवन में ये 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रभु जी ने ये बताया है, गौर गोपाल दास जी ने, कि हर किसी का, देखिए हम अब क्या करते हैं, जैसे हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, बट हम चीज़ों में इतना ज़्यादा खुद को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसको हम इतना ज़्यादा ओपन कर देते हैं कि खुद को दूसरों से डिस्टेंस नहीं कर पाते। इवन खुद के लिए ही समय नहीं निकाल पाते। ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद के साथ में समय ही नहीं बिताया। पर्सनल जब हम लाइफ की बात करते हैं उसमें पर्सनल टाइम भी आता है। अगर इंसान सुबह उठ रहा है 7-8 बजे, और उठने के साथ ही उसकी आंखों के सामने वही परिवार आ गया, और जब वो रात को सो रहा है तो मोबाइल पे बात करता करता सो रहा है। आजकल तो लोग टॉयलेट के अंदर ही फ़ोन को ले जाते हैं। तो जो पर्सनल, जो लाइफ का समय है, जो पर्सनल टाइम है, वो हमारा कहाँ गया? वो टाइम कहाँ गया जब इंसान सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, सेल्फ एनालिसिस करेगा। आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो इन शब्दों को भी पहली बार सुन रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि यार पर्सनल लाइफ तो हमने सुना था कि वो खुद तक पर्सनल रहती है, ये कौन से वर्ड्स हैं कि सेल्फ एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, या सेल्फ रियलाइजेशन करना है। देखो ऐसा रहता है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं ना, जब हम 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं, तो मेडिटेशन का जो पहला चरण है ना, वो यही होता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। कि जब हमारी आंखें बंद होती है ना, तभी हमारा जो मन होता है ना, वो खुलना स्टार्ट होता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आंखें बंद ना करूं, बाहर देखता रहूं, बाहर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं ऑलरेडी आपके पास, आपके अंदर है। बट हम खुद पे विश्वास ना करके हम बाहर दूसरों पे विश्वास करते हैं। पर्सनल लाइफ का जो क्लियर फंड है वो यही होता है कि हमें बेसिकली खुद के एटीट्यूड पे काम करना है, कि हमारा एटीट्यूड क्या है दूसरों को देखने का, जो हमारा खुद का नज़रिया है। जो इंसान, देखो कोई इंसान पॉजिटिव होते हैं तो उनको हर इंसान में पॉजिटिविटी दिखती है। कोई इंसान नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको हर इंसान में नेगेटिविटी दिखती है। जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया बहुत बुरी है, सारे इंसान बुरे होते हैं। उनके अपने बिलीफ होते हैं, अपने उनके प्री सपोजिशन होते हैं। उसके बेस पे वो अपनी आइडियोलॉजी बनानी शुरू कर देते हैं कि अगर इस पर्पज से आया तो ये फ्रॉड ही होगा, ऐसे होगा। उनका अलग एक अपने दिमाग में एक डायलेमा क्रिएट हो जाता है। वो डिसाइड नहीं कर पाते चीज़ों पे, कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाते। उनका खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। वो सोचते हैं कि यार दूसरे लोग तो ये काम कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर सकता। दूसरों के लिए आसान हो सकता है बट मेरे लिए आसान नहीं हो सकता। वो ऐसा इसलिए हो जाता है उस इंसान के साथ में, क्योंकि जब इंसान, जो अपना मी टाइम होता है ना, जो मी समय होता है, बेसिकली आपके परिवार में चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन हमारा खुद का समय कहाँ पे है? जैसे अक्षय कुमार के साथ में ना एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसने इंटरव्यूअर से उससे पूछा था कि आप सुबह 4 बजे क्यों उठते हो। तो उसने सबसे पहला रीज़न ये बताया था कि उस समय सब सोए होते हैं, तो मैं खुद के साथ बैठ पाता हूँ। वो एक्चुअल में समय मेरा खुद के साथ होता है। मैं खुद को देख पाता हूँ, खुद को फील कर पाता हूँ। मैं समझ पाता हूँ कि लाइफ में मैं कहाँ तक आ गया, कितनी जर्नी मैंने तय कर ली, आगे मुझे क्या क्या करना है, फर्दर मेरे प्लान्स क्या हैं, फर्दर मेरे गोल्स क्या हैं, कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ। ये होता है पर्सनल टाइम, ये होती है पर्सनल लाइफ। और पर्सनल लाइफ में मैं तो ये मानता हूँ कि केवल हम ही हम आते हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं आता। क्योंकि देखो, एक इंसान जब पैदा होता है, उसके पैदा होने के बाद ही उसके रिश्तों की शुरुआत होती है ना। पैदा होने से पहले तो कोई रिश्ता नहीं होता, अपनी माँ के गर्भ में होता है वो। पैदा होने के बाद उसके माँ बाप आते हैं, उसके बाद में उसका पूरा समाज आस-पास घूमना शुरू हो जाता है। ताऊ, चाचा, बुआ, मौसी। उसके बाद थोड़ा बड़ा और बच्चा होता है,
तो वो स्कूल में जाता है, उसको पता लगता है कि दोस्त नाम की चीज़ भी होती है, यार दोस्त उसके बनते हैं। फिर वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, तो एक लड़की उसकी लाइफ में आती है, तो उसको पता लगता है कि यार प्यार नाम की चीज़ भी है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, शादी करता है, तो जहाँ उसके पहले सिर्फ अकेले के माँ बाप थे, अब उसके दो माँ बाप हैं, तो जो परिवार है वो डबल हो जाता है। तब उसके बाद क्या होता है, वो जो इंसान जो है ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल के, उसकी जो पूरी दुनिया है ना, वो अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमनी शुरू हो जाती है। और वहां से केओस होना स्टार्ट हो जाता है कि उसके बाद में उसे समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता था, या उसने उसको क्या करना है, रियलाइज ही नहीं कर पाता वो। जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो हमेशा आइसोलेशन के अंदर ही होता है। अगर आप ऐसा समझते हो कि बिना आइसोलेशन के हमें सेल्फ रियलाइजेशन होएगा या हम खुद को इवेल्युएट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम एकांत में बैठते हैं ना, अब बैठने के दो तरह के रास्ते हैं। देखिए, हमारे जो पुराने टाइम के जितने भी साधु संत महात्मा होते थे, इवन जो अपने प्रभु हैं, गौर गोपाल दास जी भी हैं, जो भी हैं, जितने भी मंक वगैरह हैं, इस्कॉन वगैरह के सारे, बेसिकली समाज को छोड़ने का उनका पर्पस क्या होता है? जो इंसान खुद की खोज में निकलता है वो समाज को छोड़ देता है। क्योंकि जर्नी तो देखो वो भी तय कर ही रहे हैं ना, उनका भी एक लाइफ का पर्पस तो है। उनका पर्पस ये होगा कि हमें खुद को जानना है, हमारा पर्पस ये रहता है कि हमें दूसरों को जानना है। जब हम दूसरों को जानने निकलते हैं तो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि दूसरों को तो हम जान ही नहीं सकते कभी। और जब खुद को जानने निकलते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि समाज छूट जाता है पीछे। तो इसमें प्रभु जी ने एक बात बोली है कि आपको ना चीज़ों में बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी चीज़ के अंदर घुस गए तो उसमें पूरी तरह घुस गए, कि वहां से निकल ही नहीं पा रहे हो। तो आपको हर चीज़ को ना बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ ठीक है, आप वॉक कर सकते हो पर्सनल लाइफ के लिए। जैसे मैं लॉन्ग वॉक पे जा रहा हूँ, तो वो काफ़ी एक डिस्टेंट प्लेस होता है। फ़ोन को करीब कई बार एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ 2-3 घंटे के लिए सुबह के समय में, ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। उस टाइम पे यही चलता है माइंड में कि यार यहाँ तक आगे आगे फर्दर क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। अब आप बोल सकते हो कि यार आप तो बोलते हो कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, बट आप फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हो? वो एक प्रकार का ना सोचना नहीं है, वो एक प्रकार रिफ्लेक्शन सा हो जाता है माइंड के अंदर कि यार इतनी हमने जर्नी तय कर ली, आगे फर्दर क्या, और बेटर क्या कर सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो अकेले होते हैं तो ही माइंड में थॉट वगैरह आने स्टार्ट होते हैं। बट अगर हम सबके साथ ही घूमते रहेंगे तो माइंड का पोल्यूट होना तो बाय डिफॉल्ट है। आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ तो किसी की है नहीं खुद की बंदे की। उसकी जो लाइफ है उसको चला ही कोई दूसरा रहा है। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जितनी सोशल मीडिया है, जो इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारा अटेंशन स्पैन हमसे ले रहे हैं। तो हमारे दिमाग में तो उनकी रील के गाने बज रहे हैं। जो पर्सनल लाइफ हमारी होती थी एक समय पहले, क्योंकि पहले तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं थी, तो इंसान का पर्सनल टाइम कहाँ जाता था? मुझे याद है जब मैं स्कूल टाइम में था, तो उस टाइम पे तो मोबाइल वगैरह नहीं थे इतने बड़े, एंड्रॉयड हो या फिर जियो वगैरह नहीं आया था उस टाइम पे। तो कॉमिक वगैरह पढ़ते थे खरीद के, कॉमिक पढ़ ली, ट्यूशन चले गए, और ट्यूशन से आके अपना वो गेम खेल ली जो कैसेट वाली होती थी, जो मीडिया गेम होती थी। तो उसमें फिर भी बंदे के पास में पर्सनल टाइम था, क्योंकि जब एक इंसान किसी को लेटर लिखेगा तो लेटर का रिप्लाई पता नहीं 2 या 3 दिन बाद आएगा। जब लोग चिट्ठियां लिखते थे उस समय ये तो नहीं था कि आपके हाथ में 24 घंटे फोन है, आप व्हाट्सएप खोल के बैठे हो, ऑन द स्पॉट सवाल जवाब हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़नी स्टार्ट होगी ना, वैसे वैसे हमारा जो मन है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गया। क्योंकि जो हमारा पर्सनल टाइम था ना, वो हमने इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, इतना उसमें समझौता किया, कि जहाँ इंसान को खुद के बारे में सोचना था ना, अब वो इंसान खुद के बारे में ना सोच के वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। और इसके अंदर भी अगर किसी ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अगर सिस्टम किया हुआ है, तो वो आपस में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ऐसा हो चुका है कि इंसान खुद की लाइफ को कैसे बनाना है इसको छोड़ के दूसरों की लाइफ को बनाने में लगा हुआ है। और वो भी एक इमेजिनरी लाइफ जिसका कोई पर्पस भी नहीं है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे कर देंगे, वैसा होगा तो वैसे कर देंगे। जैसे एक चिल्ली के सपने होते हैं ना, कि एक अंडा होगा, उसमें से चूजा, एक अंडे में से चूजा निकलेगा, चूजा से मुर्गी बनेगी, मुर्गी से पूरी मुर्गी का फार्म बन जाएगा, फिर वहां से पैसे आएंगे, मैं बकरियां खरीदूंगा। तो इतना लंबा सोच लेते हैं, बट वो जब हो नहीं पाता फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो इसका केवल केवल और केवल सीधा रास्ता यही है कि आपको पर्सनल लाइफ के बीच में, वर्चुअल लाइफ के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब पर्सनल लाइफ वर्चुअल लाइफ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फोन हमारे हाथ में है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ये पूरी जिंदगी नहीं है आपकी। बेशक आप ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। सारा टाइम हम वो काम नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर समय पे आए, आपके जीवन में हर चीज का एक समय होना चाहिए।
अब मेरा रात्रि का मान लो समय है 10 बजे, मुझे फ़ोन को रख देना है, मैं सो जाऊँगा और उसके बाद सुबह उठूँगा, मैं इमीडिएटली फ़ोन पिकअप नहीं करता। 5 बजे ही अपने हाथ में उठाता हूँ और तब भी सिर्फ़ मेडिटेशन वगैरह कराता हूँ। उसके बाद में किसी के मैसेज नहीं पढ़ता मैं। बहुत रेयर टू रेयर होता है, एक-आधे का मैसेज मैंने सीन कर लिया। क्योंकि सुबह-सुबह देखो इंसान के पास जब मैसेज पढ़ते हैं ना, वो काफ़ी हैवी वाइब्रेशंस होती है, जो हम टेक इन कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हो ना कि जो हम फूड वगैरह खाते हैं, वो फूड ही है जो हमें नरिश कर रहा है, नहीं। जो थॉट्स होते हैं ना, दूसरों के विचार होते हैं, दूसरों की बातें होती है, वो भी एक प्रकार का फूड ही है, जो हम कंज़्यूम करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो बहुत हमको ना चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही एक कहते हैं ना कि सिलेक्टेड होना पड़ेगा, कि यार हर किसी के साथ में नहीं हो सकते हम इन्वॉल्व। अब सामने वाला इंसान परेशान रहेगा, वो आपको डेफ़िनेटली अपनी परेशानी सुनाने के लिए आएगा। बट आपको उस समय खुद से ये पूछना है कि यार मैं दूसरों की परेशानी सुन रहा हूँ, क्या मेरी खुद की ज़िंदगी सॉर्ट आउट है? अगर अंदर से जवाब आता है कि नहीं है, तो मैं आपको यही सलाह दूँगा कि यार दूसरों की जो नेगेटिव टॉक होती है ना, वो मत सुनिए। कोई इंसान आपको फ़ोन कर रहा है, किसी तीसरे इंसान के बारे में गॉसिप करने के लिए या उसके बारे में बकवास करने के लिए, तो वो इनडायरेक्टली आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। डायरेक्टली तो बोलेगा नहीं कि समय बर्बाद हो रहा है। मज़ा बहुत आता है गॉसिपिंग करने में, मैंने भी काफ़ी समय तक करी है, लेकिन उसका कोई जो एक रिज़ल्ट होता है ना, वो निकल नहीं पाता। उससे केवल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, क्योंकि 2 बातें वो इंसान बोलेगा, एक बात आपके मुँह से निकल जाएगी, फिर वो एक बात तीसरे इंसान के कान में जाएगी, फिर वो आपस में एक-दूसरे को समझाते रहना और उससे क्या होगा? टाइम भी बर्बाद होगा, रिश्ते भी खराब होंगे। तो इससे बेटर है कि किसी से भी हम कॉल पे कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको कि किसी को सलाह वगैरह नहीं देनी, तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें कि आपको गॉसिप नहीं करना किसी के बारे में। किसी से भी जैसे मान लीजिए हम मान लो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है, कोई हमको किसी की बात बता रहा है, तो वो यहाँ की बात वहाँ बताना या किसी दूसरे इंसान के बारे में सुनना तीसरे इंसान के मुँह से, तो ये सब अवॉइड करो काफ़ी। लाइफ़ को देखो सिम्प्लीफ़ाई करने के तरीके हैं ये। अब वो आपके ऊपर है, देखो हर किसी की ज़िंदगी है। जो पतंग होती है ना, पतंग एक डोर से उड़ती है। अब वो डोर तुमको मांझे से निकालनी है या उसको सुलझा-सुलझा के उड़ाना है, वो तुम्हारे ऊपर है। लाइफ़ को जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, उतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और जितना सिम्प्लीफ़ाई करोगे, उतना सिम्प्लीफ़ाई हो जाएगी। सिम्प्लीफ़ाई करना है, तो चीज़ों को सिम्पलिस्टिक वे में लेके चलो। गॉसिपिंग करना, आर्ग्यूमेंट करना, इन सब का कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाता। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पर्सनल लाइफ में ही हमारा खुद का समय होता है, चाहे वो बुक रीडिंग करने का समय है, चाहे अपना पढ़ाई करने का समय है, चाहे हमारा मेडिटेशन करने का समय है, चाहे हमारा वर्कआउट करने का समय है, हेल्दी खाना खाने का समय है, कहीं खुद को घूमने ले जाने का समय है। सब एक पर्सनल लाइफ में ही आता है। पर्सनल लाइफ को मेरा मानना ऐसा है कि हमें हमेशा प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए, कि जो मेरा खुद का व्यक्तिगत जीवन है वो हमेशा प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा और उसमें किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपकी वाइफ है। पर्सनल मीन पर्सनल। कुछ चीज़ें होनी चाहिए इंसान के पास में जो पर्सनल हो। सब कुछ आप पब्लिक नहीं कर सकते। उसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, जो हमारा सेकंड सेक्शन है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी आप अकेले निकाल दोगे। वहाँ अगर मंक मंक जाके बनोगे ना, तो अलग बात है। तब भी अकेले ज़िंदगी आपकी नहीं बीतेगी। मंकों का भी एसोसिएशन होता है, वो डिवोटी एसोसिएशन होता है। वहाँ भी कोई अकेला तो होता नहीं है। देखो समाज में आए हो तो समाज का तो रहना पड़ेगा। अकेले जीवन नहीं कटेगा। अकेले जीना है तो आपको हिमालय पे निकलना पड़ेगा, वही हो सकता है अकेले तो। नहीं तो जो अपने कहते हैं ना रिलेशनशिप वगैरह हैं, जो रिश्ते हैं, वो तो देखो बनेंगे। तब जब रिलेशनशिप की बात आते हैं, तब उसमें आप सोच सकते हो कि चल लड़का लड़की के साथ कर रहा है, चल लड़की लड़के के साथ है। इसमें परिवार वगैरह सारे आ जाते हैं मेनली, जिनसे भी हम इंटरेक्शन करते हैं ना, वो सब रिश्तेदारी में आते हैं। तो इसमें हमको एक चीज़ का बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आजकल तो मैं काफ़ी रख रहा हूँ। देखो एक चीज़ है कि जो रिश्ते वगैरह है ना, इसमें बहुत ही एक ध्यान इस चीज़ का रहता है इंसान का, कि एक तो ना पैसे उधार देने से और लेने से बचो। उस दूसरों को अगर तुम पैसे उधार दे रहे हो या फिर ले भी रहे हो ना, उससे रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। ये जो मनी है ना, एक किस्म का एक काफ़ी मतलब कि टसल क्रिएट करा देता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में ना पैसे देने से और लेने से बचो। उधार बहुत ज़रूरत पड़े तभी किससे माँगो, या देना तो किसी को नहीं है भाई। दोगे तो तुम भी मेंटली परेशान रहोगे, सामने वाला भी परेशान रहेगा और एट द एंड तुम्हारा रिश्ता भी खराब होएगा। और दूसरा, जो भी बोलते हो दूसरों को, एक बार सोच समझ के बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना किसी को, क्योंकि जो बातें आप दूसरों को बोल देते हैं ना, उस सामने वाले के मन से ना वो बातें मिट नहीं पाती। जो महाभारत हुई थी, वो केवल शब्दों के कारण हुई थी।
द्रौपदी ने ये बात बोली थी, अंधे का बेटा अंधा। इस बात को उसने पकड़ के वो बोला कि इसको, द्रौपदी ने मुझे ऐसा बोला है, इसको मैं भरी सभा में जलील करूंगा। तो बोला ठीक है। बोला कैसे करेंगे? बोला इसको दुर्योधन को अब अपना इसको युधिष्ठिर को अब जुआ खिलाते हैं, उसमें ये हारेगा, फिर करवाएंगे। तो जो शब्दों की जो पावर है ना, जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं इंसान को अच्छा लगता है, शब्दों की पावर ऐसी होती है कि इंसान के जो थप्पड़ के जो निशान होते हैं ना वो मिट जाते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं ना वो एक बार हमने किसी को लेके बोल दिए ना, वो मरते दम तक मिट नहीं पाते। जैसे मैं हूँ मान लो, ठीक है। तो 10th क्लास में मेरी क्लास में एक मैडम थी, उसका नाम सुदेश था, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाती थी वो। तो वो जो औरत थी, उसने मेरे को इतना मारा, मतलब इतना उसको मेरे से नफरत थी, इतनी बिटरनेस थी। अब मुझे नहीं पता उसको मुझसे क्यों थी। वो बहुत मेरे को मारती थी। मैं क्लास में बिठाती थी ना, तो एक बेंच अगला बेंच भी खाली करवा देती थी, पिछला भी खाली करवा देती थी, मेरे को अलग से बिठाती थी। मतलब उसका जो मेरे साथ में जो वो था ना ट्रीटमेंट, काफी इल ट्रीटमेंट था मेरे साथ में। तो उन बातों को आज 10 साल बीत चुके हैं, जब मैं 10th में था, आज भी मेरे मन में उसको लेकर कड़वाहट है, आज भी मेरे मन से उसको लेकर गालियां निकलती है, उसको मैं माफ ही नहीं कर पा रहा। एक हेट है मेरे मन में उसको लेके कि उसने मेरे साथ में ऐसा बिहेव किया था विदाउट एनी रीजन। और वहीं मैं 12th में गया था, 11th 12th में सीबीएसई में। तो वहां पे यमुनेत्री मैडम थी, फिजिकल की टीचर थी वो। उस समय भी काफी ओबीस था मैं, बट उस मैम ने मेरे को इतना सपोर्ट लगाया था, इतना उन्होंने मेरा साथ दिया था। इवन जो हमारा 12th में प्रैक्टिकल वगैरह भी हुआ था, उसमें भी उस मैम ने काफी साथ दिया था और अच्छे मेरे मार्क्स लगवाए थे। तो उस मैम के बारे में सोचता हूँ, अंदर से मेरे मुंह से दुआ निकलती है कि यार वो मैम तो बहुत अच्छी थी। उसने मेरे, इवन ये तक हुआ था कि मेरा एंड मोमेंट पे ना प्रैक्टिकल वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ था, तो भी उस मैम ने ना मेरे को टाइम दे के थोड़ा सा ना नंबर नंबर लगा के मेरा कर दिया था। इतना उन्होंने मुझसे प्यार किया, कभी उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। इवन वो फिजिकल की टीचर थी, कि मेरी मौकरी उड़ाना, मेरे बारे में गलत बोलना कभी नहीं किया। क्या था, वो भी एक रिश्ता ही था टीचर का स्टूडेंट के साथ में। अब वो भी एक रिश्ता था, 10th में भी एक रिश्ता था, अभी भी एक रिश्ता था। लेकिन 10th वाले रिश्ते को लेके मेरे मन में अभी कड़वाहट है, और उस मैम को लेके अभी मेरे मुंह से दुआ निकलती है। तो जो हमारे रिश्ते होते हैं ना दूसरों के साथ में, बेशक देखो उसके लिए मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, वो तो मुझे भूल भी गई होगी कि कोई मैंने पढ़ाया भी था, क्योंकि हर साल हर बैच में नए बच्चे आते हैं। लेकिन मेरे को 10 साल हो चुके हैं उस बात को। बेसिकली जो हम दूसरों के साथ में हम रिश्ते चलाते हैं, रिश्ते बेसिकली देखो ऐसा है कि रिश्ते दूसरों के साथ में निभाना ना एक प्लांट को नर्चर करने की तरह होता है। जैसे हम एक छोटे से बीज को लगाते हैं ना, उसको धीरे धीरे पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो आगे आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। वैसे ही हमारे रिश्ते हैं दूसरों के साथ में बनने शुरू हो जाते हैं। कड़वाहट इसमें एकदम आ सकती है, जो हम बातें दूसरों को जाने अनजाने में बोल देते हैं ना, कब कौन सी बात सामने वाले के दिल को चुभ रही है, कब क्या हो रहा है, हम सोच के नहीं बोलते। पर वो बात को लेके ना इंसान अपने मन में पकड़ के बैठ जाता है उन बातों को, कि उसने मेरे को इस मोमेंट पे ऐसा बोला था, और वो भूल भी नहीं पाता उन बातों को। तो रिश्तों में यही चीज है कि आपको हमेशा हमेशा खुद को ना दूसरे इंसान की जगह रख के देखना पड़ेगा कि यार अगर उसकी सिचुएशन में मैं होता और मेरे साथ में ऐसा इल ट्रीटमेंट होता, तो मेरा रिएक्शन क्या होता। हमेशा आपको दूसरों को कुछ ही बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। एकदम से इमीडिएटली बोलते रहोगे ना, कुछ भी किसी को बोल दिया, जो मन में आया बकवास कर दी, ये सब करने से ना जो आपकी एक जो करेक्टर है, जो पर्सनैलिटी है ना, वो काफी निचले स्तर की पर्सनैलिटी बन जाएगी। कि ये इंसान जो है ना इतना ज्यादा रिएक्ट करता है हर बात के ऊपर, चिढ़ के पड़ता है, रिएक्शन देता है। रिएक्शन देना ही अनस्टेबिलिटी की निशानी है। देखो कहीं भी अगर कोई तुम्हें उल्टा सीधा गलत वगैरह बोल रहा है ना, समझदार इंसान होगा तो वहां से निकलने में भलाई है उसकी। लेकिन इंसान में अगर समझदारी नहीं होगी तो वो उसको रिप्लाई करना शुरू कर देगा। और जहां वो रिप्लाई करना शुरू कर देगा, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो रिप्लाई करने से जो सामने वाला इंसान जो होता है ना, जो प्रोवोक कर रहा होता है, वो एम्पावर होता है। डार्क साइकोलॉजी के अंदर ही चैप्टर है कि जब भी आपको सामने वाला इंसान बुली कर रहा है ना, और आप उसको रिएक्शन दे रहे हो, तो उसको एम्पावरमेंट फील होती है, तो वो आपको और बुली करेगा। तो ऐसे मोमेंट में सिर्फ आप साइलेंस रह सकते हो। उस सिचुएशन को जितना हो सके अवॉइड करो, वहां से सिंपली निकल जाओ उस चीज में से। क्योंकि देखो दुनिया है, हमारे सबके साथ में रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आपको प्यार ही करेंगे, ऐसा मेरी लाइफ में नहीं है कि सबने मुझे प्यार किया। कुछ लोग मुझसे भी बिना मतलब के नफरत करते हैं। इवन जो 10th क्लास में मैडम थी, उसका भी मैंने कुछ बिगाड़ रखा था, वो मेरे से इतनी नफरत करती थी। तो उस समय मेरे मन में उसको ले गाली निकलती थी, आज भी मेरे मन में उसको ले गाली निकलती है। इवन कितना समय बीत चुका सोचो जरा। लेकिन जब बातें मैं सोचता हूँ तो अंदर से आग जलती है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था। तो वो चीज शब्दों में इतनी पावर होती है, हमारे रिश्तों में इतनी पावर होती है। किसी के साथ हम कुछ भी बिहेव कर रहे हैं ना, हम तो सोचते हैं कि सामने वाला इंसान भूल जाएगा, लेकिन कोई भूलता वालता नहीं है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना अपने मन के अंदर
अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करो। कोई दूसरा आपको कुछ बता रहा है तो उसको केयरफुली सुनो। अगर आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी है जो आपके साथ काफी लंबे समय से है, तो उसकी इज्जत करो। क्योंकि वो है ना कि हम दूसरों के साथ में हरकत करना शुरू कर देते हैं ना, फिर वो रिश्तों में ना कड़वाहट आती है, फिर सामने से भी इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है, फिर वो चीज़ें ही खत्म हो जाती हैं। इवन जो हम देखते हैं कि लड़का लड़की का आपस में ब्रेकअप वगैरह क्यों होता है, उसका देखो एक कोई वन रीजन नहीं होता। वो काफी लंबे टाइम से ना धीरे धीरे ना दरार आनी शुरू हो जाती है, और वो दोनों साइड से होती है। वो लड़की को भी इतना पता नहीं होता कि मैं इसको क्या बोल रही हूँ, जाने अनजाने में लड़की को भी नहीं पता होता, और थर्ड पार्टी बीच में है, तो प्रॉपर ही दोनों साइड से होना शुरू हो जाएगा टसल। फिर रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। तो कुछ बातें तुम पकड़ोगे, कुछ बातें वो पकड़ेगी, ऐसे करते करते सारा मामला खत्म। इवन परिवार में भी ऐसा होता है कि माँ बाप के साथ में कईयों की बॉन्ड नहीं बनती, और जैसे मेरे पापा के साथ में इतना ज्यादा वो नहीं है कि अच्छा रिश्ता हो हो जाता है दोनों साइड से कि इंटरेक्शन इतनी है नहीं। सामने वाले ने कुछ बातें बोली, कुछ बातें मैंने बोल दी, तो दोनों पकड़ के बैठे हैं उन बातों को, तो कोई बात ही नहीं कर पा रहे आपस में। तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का बेटर तरीका यही है कि जितना हो सके ना आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो जितना पोलाइटली आप उनसे इंटरेक्शन करोगे ना, जितना उनको समझोगे सामने वाले को कि सामने वाला एक्चुअली में चाहता क्या है और कैसे तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, उतना ही बेटर हो सकता है। हर किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, हर किसी को खुश भी नहीं कर पाओगे। सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता, क्योंकि तुम इंसान को जानते ही नहीं सामने वाले को। बट हम मेरे एंड पे क्या होगा वो मेरा कंफर्म है। हमेशा अपने एंड को लेकर कंफर्म रहो, ये एक्सपेक्ट ना करो कि यार सामने वाले हमेशा तुमसे प्यार करेंगे, हमेशा तुम्हें पॉजिटिव माहौल मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई, नेगेटिव माहौल भी मिल सकता है, लेकिन जैसे हम चीज़ों को सोचते हैं ना, चीज़ें वैसे ही वर्कआउट करती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और मैं थोड़े टाइम पहले की बात है, आई थिंक लास्ट सितंबर अक्टूबर में ना मैंने पार्ट टाइम काम किया था। तो वहाँ पे क्या था, जो बॉस था ना, जो बंदा था वो, तो यही कोई काम था, कंप्यूटर वगैरह ये था उस टाइम पे। तो वहाँ पे जो और लोग थे उसको गालियाँ देते थे, उसके बारे में उल्टा बोलते थे, गाली देते थे। तो उन्होंने एक अलग ही अपने माइंड में ओपिनियन बना रखी थी बंदे को लेके कि ये बंदा बहुत बेकार है। बट मैंने उसको कोई गाली गोली नहीं दी, उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था मैं कि यार ये बंदा ठीक है। तो जैसे मान लो बंदा आ रहा है तो मैं अपनी सीट को छोड़ देता था, उठ जाता था एज ए रिस्पेक्ट की, एक रिस्पेक्ट के गेस्चर से। और सुबह जाते हुए मैंने उसको गुड मॉर्निंग बोल दी और आते हुए उसको पूछा था कि सर जाऊं, मेरा काम हो गया। इन तीन चार स्मॉल गेस्चर से ना उस बंदे ने कभी ना तो मेरी छुट्टी के पैसे काटे, ना कभी उसने मेरे अटेंडेंस के पैसे काटे, और हमेशा मेरे साथ प्यार से बात करता था। कभी उसने मेरे को आज तक नहीं डांटा, 3-4 महीने जितना मैंने काम किया था। सिर्फ किस चीज़ से, मेरे बिहेवियर की वजह से। क्यों मैंने कभी उस बंदे से अपोज करना नहीं चाहा, क्यों मुझे पता था कि यार हर किसी से आप फाइट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान आपके ऊपर सीनियर है तो उससे आप क्यों ही बिना बात बदतमीजी करोगे। अब कुछ लोग इसको बोल सकते हैं कि इसको तो ऐसा बोल दिया, तलवे चाटना हो गया या फिर सामने वाले से हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर प्रोफेशनली आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपको कोई सीनियर है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, सामने वाला इज्जत मांगता है। आप सामने वाले को इज्जत दो, देखो सामने वाला आपके लिए क्या करता है। हर किसी से हम आग नहीं लड़ा सकते ना, हर किसी से बदतमीजी कर सकते। किसी को गुड मॉर्निंग बोलना, सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, या किसी को तारीफ करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट कर देना, ये सब हमारे रिश्तों को मजबूत ही करता है, रिश्ते खराब नहीं करता। और है क्या, छोटे छोटे गेस्चर ही तो है ये। बहुत चीजें मैटर करती है भाई। अगर आप बैठे हो, कुछ सामने वाला बंदा आपसे बड़ा है, खड़ा है, अगर आप चेयर छोड़ देते हो, बेशक वो मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो अंदर से फील करता है कि यार इस बंदे ने देख मेरी इज्जत करी है, मैं खड़ा था अपनी कुर्सी छोड़ दी। उसको अंदर से अच्छा फील होता है, फिर सामने वाला भी अंदर से करता है। अब जैसे मान लो आज मेरी मम्मी को लेके मैं डॉक्टर के पास गया था, ठीक है। तो डॉक्टर ने देख लिया मम्मी को, सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे ठीक है, आप रिपोर्ट आपकी एकदम ओके है। अब जाते हुए मैंने उसको, डॉक्टर को थैंक यू बोल दिया कि सर थैंक यू, और मम्मी को देखा, ऐसे बोल के मैं बाहर आ गया। तो मेरे छोटे से गेस्चर से उसको क्या ही फर्क पड़ा होगा, लेकिन थैंक यू बोलने से ना हमें अंदर से अच्छा फील होता है कि यार कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे भेलपुरी वाले से आप भेलपुरी ले खा रहे हो, उसको थैंक यू बोल दोगे, चाहे बेशक सामने वाला वेलकम ना बोले, अगले को तो अच्छा लगेगा ना कि यार थैंक यू बोल रहा है, उसने सर्विस तो आपको दी है ना, बेशक आप उसके लिए पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारा पता है क्या होता है, इससे हमारा ऑरा मजबूत ही होता है थैंक यू बोलने से। कोई बुरी बात नहीं है थैंक यू बोलना किसी को, सामने वाला कुछ कर रहा है यार, ओब्वियसली बात थैंक यू बोलना चाहिए उसको, इंसान को। क्योंकि आज अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो उस चीज़ को, उसके पीछे बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे स्कूल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉलेज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो किताबें पढ़ी है उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, इवन जो यूट्यूब से वीडियोस देखी है उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एक इंसान के खड़े होने के पीछे ना काफी सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हमको वो सारा कॉन्ट्रीब्यूशन भूलना नहीं चाहिए। इवन जिस इस्कॉन में मान लो मैं गया था, या फिर ब्रह्म कुमारी में जिस बंदे से मैंने बात की थी, या सहज योगा में गया था, इवन उन लोगों तक का कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वहां से मैंने कुछ ना कुछ सीखा था।
तो हमको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए उस चीज़ को लेके कि एटलीस्ट हम जो एक्चुअल में हम जो है ना या जो बन रहे हैं उसको बनाने को लेके बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पीछे। ये चीज़ें जब हम इन इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, इनको जब हम एक मन में सोचते हैं कि यार मेरे यहाँ तक आने के पीछे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तब आपके अंदर से ग्रेटफुलनेस की भावना निकलती है। और जो इंसान ग्रेटफुल रहना शुरू हो जाता है ना, उसकी ज़िंदगी में ना अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हमेशा ग्रेटफुलनेस रहने के ऊपर है, इन चीज़ों के ऊपर नहीं है कि यार कोई अच्छी गाड़ी ले रहा है तो उसको लेके मैं जेलिस हूँ, या किसी के पास बहुत अच्छा मोबाइल है। अब जिस जिम में जाता हूँ मैं, ठीक है, उस जिम में जितने लोग आते हैं उनके सबके पास में आईफोन है, और सब पे जो होगा ना वो प्रो मैक्स ही है लगभग, काफ़ी अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे। तो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि यार मेरे पास में एंड्रॉइड है, इनके पास में आईफोन है। मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को भी इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन मैं ही परचेज कर लूँ। या किसी का BMW है तो मैं नहीं सोचता कि यार मेरे पास नहीं है, उसको मैं मन में गाली दूँ कि इसके पास में क्यों है, इस पे आराम का पैसा है, नहीं। तो उस टाइम आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं यार, आज अपने पे नहीं है, आप अब इतनी मेहनत करेंगे, आप अभी ले लेंगे। तो आप अपना जो एटीट्यूड है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो दूसरों से जलने को ना लेके होता है कि ये चल ठीक है, अगर सामने वाले के पास कोई चीज़ है तो हम भी उसको खरीद सकते हैं, इतना हमें खुद को कैपेबल बनाना है। इससे बेसिकली क्या हो रहा है, इससे आपका जो एटीट्यूड है, जो चीज़ों को देखने का फोकस है, जो नज़रिया है, वही चेंज हो रहा है ना। नहीं, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक हो सकता है मेरी जगह कि उसके मन में उनको ले गालियाँ है कि इन पर हराम का पैसा है, देख इस पे इतना बड़ा फ़ोन है, मेरे पास में ये है। बट ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे करने से ना हमारा जो व्यक्तित्व है ना, वही खोखला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर आप कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं या फिर जो लोग अधिक पैसा नहीं कमा पाते, उनकी थिंकिंग हमेशा ये रहती है कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है। और जो पैसा है ना, देखो कभी नोटिस करना, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ना और जो दूसरा को कमा लेता, तो वो ये बोलते हैं कि इन्होंने 2 नंबर का काम किया होगा या 2 नंबर का बिजनेस किया होगा, तब इनके पास पैसे आए हैं। तो इस प्रकार का अगर आप अपना माइंडसेट रखोगे ना, फिर लाइफ में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है इसी चीज़ को लेके, वर्क लाइफ। अब देखो ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ में रहने से या फिर रिलेशनशिप वगैरह में रहने से ज़िंदगी चल जाएगी। ज़िंदगी में काम भी करना पड़ेगा हमको, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी एक रियलिटी का हिस्सा है। चाहे लड़का है लड़की का, देखो मुझे पता नहीं, लड़कियां तो सम टाइम हाउस वाइफ बन जाती हैं, बट आजकल तो लड़कियां भी वर्किंग वुमेन है, बहुत काम कर रही हैं, इवन शादी के बाद भी घर भी संभाल रही है, काम भी कर रही है। और वही सेम लड़कों के ऊपर, लड़कों पे ज़्यादा होता है ये चीज़ों के बारे में कि लड़कों को तो काम करना ही पड़ेगा, उन पे कोई रास्ता नहीं है। तो जब वर्क लाइफ की बात आती है ना, तो जो वर्क लाइफ के साथ में अपनी खुद की पर्सनल ज़िंदगी को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें इंसान ना चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, उसे वो उसको ना डिस्टेंस नहीं कर पाता कि कब मेरा काम चल रहा है, कब मेरा पर्सनल टाइम है। जैसे वर्क लाइफ तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं जॉब वाला बंदा, तो जो बंदे तैयारी वगैरह कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लेके मैं एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कर रहा हूँ या आप लोग कर रहे हैं, तो उसको आप दिन के 8 घंटे 10 घंटे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सुबह उठने के तुरंत बाद भी वही चल रहा है, रात को सोने से तुरंत पहले भी वही चल रहा है, पूरा दिन उसमें लगे पड़े हैं, दिमाग में वही चल ही जा रहा है। तो उससे क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में ना हम बर्नआउट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? जिंदगी में जो बहुत एक क्रिएटिव फन था वो सब खत्म हो जाता है, तुम्हारा पर्सनल स्पेस था वो खत्म हो जाता है। वो 24 घंटे ही तुम्हारी दुनिया उसके उसके अराउंड घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। फिर कहता है मैं पढ़ नहीं पा रहा, फिर एक मन उबना शुरू हो जाता है उस चीज से, फिर कहते हैं हम पढ़ नहीं पा रहे, हमसे कुछ हो नहीं रहा। तो लाइफ में ना हॉबीज को कल्टीवेट करना शुरू करो, हॉबीज होनी चाहिए लाइफ के अंदर। और वो हॉबी आपकी कोई भी हो सकती है, ड्राइंग करना भी हो सकती है, गाना गाना भी हो सकती है। कईयों की हॉबी होती है वो योगा करते हैं, कईयों की होती है वो जिम जाते हैं, जैसे मेरी हॉबी है, मेरे को वॉक करना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है। वर्क लाइफ में अगर आप 8 घंटे 10 घंटे दे रहे हो ना, वो आपका प्रोफेशन है, मान लीजिए पढ़ाई है। साथ में जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना, उसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए, आपके व्यक्तित्व को निखारे। चाहे आप कोई स्पीकिंग कोर्स कर सकते हो, चाहे आप कोई कम्युनिकेशन कोर्स कर सकते हो, आप अपनी ग्रूमिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन के बारे में सीख सकते हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जा सकते हो। कुछ भी आपकी हॉबी हो, बस ये एक जिंदगी का ये हिस्सा नहीं होता कि यार देखो, मैं मेरा मानना ऐसा है कि हर इंसान को ना कम्युनिकेशन के बारे में सीखना चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में सीखना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में सीखना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक न्यूट्रिशन, वर्कआउट के बारे में सीखना चाहिए। कम से कम उसको इतना तो पता होना कि यार चीज़ें वर्कआउट करती कैसे हैं। अब मैंने कईयों कईयों से मेरी बात होती है, उनको मतलब कई कई ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है जिनको कार्ब्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में भी नहीं पता था कि कार्ब्स होता क्या है। तो इतना ज़्यादा अगर इग्नोरेंस में जियोगे ना भाई, फिर ज़िंदगी कटना बहुत डिफिकल्ट है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। कुकिंग भी एक प्रकार की स्किल है, वो भी आपको आनी चाहिए। लड़कों को कुकिंग नहीं आती, तो सीखनी चाहिए भाई, कुकिंग ये अच्छी चीज़ है।
आपको पता लगता है कि यार खाना का बनता कैसे है, खुद से सर्वाइव कैसे करते हैं, कैसे एक प्रॉपर मील तैयार होता है, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, ये आर्ट एंड क्रिएटिविटी के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए इस समय मैं बोल रहा हूँ, तो क्या मैं पैदा होते ही मैंने बोलना शुरू कर दिया था? इंट्रोवर्ट था मैं, अभी नहीं बोल पाता था। लेकिन अब टाइम के साथ साथ ऐसा हो गया कि शब्दों पे ना कमांड आनी शुरू होगी। तो जो फंबलिंग होती थी या बहुत ऊपर नीचे गलत बोल देता था, वो आना बंद हो गया विद प्रैक्टिस। आदत होगी बोलने की। बस अपने पास में एक टॉपिक होना चाहिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं आप। बट क्या ये एक दिन में हो गया? नहीं, इसके पीछे 4-5 साल की प्रैक्टिस है। कंटिन्यूस एक लर्निंग का जोन था। उस टाइम काफी लोगों को मैं सुन रहा था, चाहे वो रोबिन शर्मा है, चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, काफी लोग थे जिनको मैं सुनता था, देखता था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इनका बोलने का तरीका क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो मेरे को हमेशा से ऐसा फील होता था कि यार ये जो लोग हैं, ये चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्या ये सिंप्लीफाई टर्म्स में नहीं हो सकता? क्योंकि देखो यूट्यूब पे आज तक जो चीज़ें मैंने देखी थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को फैब्रिकेट फील होती थी कि यार वो हर चीज़ ना, एक हर बंदा उसको इतना बनावटी तरीके से बोल रहा है कि वो समझ ही नहीं आ रही कि एक्चुअल में है क्या। तो मुझे लगा क्या इसको आप सिंप्लीफाई बोल सकते हैं कि लेमन लैंग्वेज में, कि हर इंसान को समझ में आ जाए कि बोलना क्या चाह रहा है। वो बेसिक बेसिक सी बात है। तो अपन ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो जो पैशन है, देखो अगर आपका जो पैशन है, जिस चीज़ को आप लेके पैशनेट हो, अगर वही आपका वर्क बन जाए, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो फिर आपको समझाया था लास्ट सेशन में मैंने कि या तो खुद के लिए काम करोगे या दूसरों के लिए काम करोगे। खुद के लिए काम करोगे तो वेल्दी बनोगे, दूसरों के लिए काम करोगे तो एम्प्लॉय बनोगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें दूसरों को टाइम बेचना है तो बेचो, अपने 8 घंटे 20-30 हज़ार रुपये में। अमीर तो फिर सामने वाला बनेगा। खुद को अमीर बनाने के लिए तो भाई खुद को टाइम देना पड़ता है, और वो बहुत डिफिकल्ट है। वो तो एक ऐसा रास्ता है कि वो तुम अलग लाइन खींचनी पड़ेगी, और उसमें लोग डरते हैं अलग लाइन खींचने से। क्योंकि हमको तो भेड़ चाल पसंद है ना, जहाँ पे सेफ्टी होती है। झुंड में इंसान खुश रहता है क्योंकि वो सेफ फील करता है। और जैसे ही वो अकेला होता है, उसको टेंशन होती है कि कोई मुझे मार ना दे। तो अगर अपनी खुद को तुम्हारी अलग लाइन खींचनी है ना, तो उसमें तुम्हें अकेला होना पड़ेगा। उसमें सोचो ना, झुंड में हो जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा सबसे आखिरी पॉइंट आता है, वो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी। अब ऐसा तो नहीं है कि यार तुम जिंदगी में आए हो तो खाली पर्सनल लाइफ देख के, सोशल लाइफ देख के, शादी करके, बच्चे करके, अपना काम करके, पैसे कमा के निकल जाओगे। भाई तुम्हारा समाज के प्रति भी कोई दायित्व है। जो गली में जो तुम्हारे कुत्ते घूम रहे हैं, जो गायें घूम रही है, इनको लिए ही तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पेड़ पौधे हैं, सब कुछ चल रहा है अब हमारे आसपास, एक पूरा इकोसिस्टम है, उसको लेके भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो होती है आइसक्रीम वाली जिंदगी, और एक होती है मोमबत्ती वाली जिंदगी। आइसक्रीम वाली जिंदगी जो होती है वो सेल्फिश होती है। उसमें भी ये है कि इसको खा लो पिघलने से पहले, बिफोर इट मेल्ट्स। और जो दूसरी मोमबत्ती वाली होती है, उसमें ये होता है कि पिघलना तो इसको भी है, बट अपने पिघलने से पहले दूसरों को रोशनी दे दो। तो हम हर किसी की लाइफ में, जैसे हमारी लाइफ है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हिस्सा होना चाहिए। चाहे आप चींटियों को आटा डाल दो, पक्षियों को बाजरा डाल दो, गाय को रोटी दे दो, कुत्ते को दूध पिला दो, ऐसा कुछ एटलीस्ट होना चाहिए। एक सेल्फलेस वर्क जिसको बोलते हैं, सेल्फिश नहीं सेल्फलेस, कि हम वो काम कर रहे हैं बट बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो काम कर दे रहे हैं। कि आपके पास है, मान लीजिए कोई आ गया आपसे कुछ मतलब मांग रहा है, अगर आपने उसको कुछ खिला पिला दिया, मान लो आपने उसे जूस पिला दिया, तो वो एक सेल्फलेस वर्क हो गया। बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उससे कि सामने वाला मुझे कुछ देगा, बस स्टिल आपने वो काम कर दिया। तो वो आपका क्या हो गया? वो एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी हो गया, कि आपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया। अब उस चीज के ऊपर सामने वाला उसको कैसे सीखेगा, समझेगा, वो उसके ऊपर है। तो वो एक चीज, एक लाइन है। वीर तलियान सर को मैं पहले सुनता था, उनके काफी अच्छे लेक्चर हैं वीर तलियान सर के, द हिंदू एनालिसिस के नाम से अभी भी यूट्यूब पे कराते हैं वो। तो उनके लेक्चर के एंड में ना स्लाइड में एक स्टेटमेंट थी, अ कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटनिंग अदर कैंडल्स, कि जो मोमबत्ती है ना, वो अपना कुछ भी नहीं खोती दूसरी मोमबत्तियों को जला के। तो वो चीज़ है कि जो हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, अगर उससे हमारे समाज में कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है या फिर किसी की ज़िंदगी में कोई चेंज आता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो जितने चारों एस्पेक्ट है ना, वो एक बैलेंस में रहेंगे। बैलेंस चीज़ों में बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जो भी जितने बिलियनर वगैरह होते हैं, उनके डाइवोर्स क्यों होते हैं? बैलेंस नहीं कर पाते वो। उनको अपने काम को लेकर इतना ऑब्सेशन होता है कि वो फैमिली को भूल जाते हैं। तो उनका ब्रेकअप होता है, फिर डाइवोर्स हो जाता है, परिवार पूरा बिखर जाता है। तो हमको ऐसा करना है कि चीज़ों में थोड़ा बैलेंस बना पाए, सामंजस्य बिठा पाए, कि ऐसा ना हो कि ये सब करते करते हम खुद को ही भूल जाएं। बाकी जो सोसाइटी वाला मैंने पार्ट बोला है ना, उसमें आप पौधों को पानी भी दे सकते हो, या फिर आप किसी को कुछ खाना खिला रहे हो, गली का कोई डॉग वगैरह है, उसकी मान लो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि रात को इसको जरूर डेली खाना खिलाना है। या आपका बर्थडे है तो बर्थडे पे आपने गली के कुत्तों को ही 5-6 किलो दूध पिला दिया।
उससे देखो बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जो एक अंदर से देने की भावना रहती है ना इंसान की, तो वो काफी उसकी मजबूत होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपने माइंड में, जो इंसान देना जो देना को विफल मानता है ना, वो लेना भी डिजर्व नहीं करता। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा एक चीज देखता है कि इस इंसान की देने की कैपेसिटी कितनी है। अगर ये इंसान दे पाएगा तभी लेना डिजर्व करता है। जैसे मैं गुरुद्वारे में जाता था, तो गुरुद्वारे में मैं एक एक डेढ़ साल गया था। तो वहाँ पे ना दो चीज़ पकड़ के आया था वहाँ से मैं, जो गुरु गोविंद सिंह के जो वचन है उनका पहला तो था कि अमृत वेले उठना है सवेरे, मतलब कि 3 बजे 4 बजे बहुत जल्दी उठना है और अपना नाम जाप करना है। और दूसरा था कि दसवंत का उनका जो वो था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको डोनेट करना है। कि मान लीजिए जितनी आपकी इनकम है उसका जो 10% है वो एक्चुअल में ऐसे लोगों के लिए है कि जहाँ से हमें कुछ आउटपुट नहीं होने वाला, स्टिल हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा वो एक दायित्व है। गुरुद्वारे में देखो जाके आप, वहाँ पे हर महीने की सबकी तारीख बंधी होती है, वहाँ पे चलता है भंडारा, डेली रात को लोग खा के सोते हैं वहाँ पे। तो कहाँ से हो रहा है सब, लोग देते हैं तो ही हो रहा है वहाँ पे। सेल्फलेस भावना है। चाहे स्कून भी चल रहा है, सब डोनेशन चलता है। तो मैंने भी वहाँ सोचा था कि यार जिस दिन आप अर्न करेंगे उसका 10% हम भी डोनेट करेंगे। और बड़ी अंदर से खुशी होती है। मैं तो ये देखता हूँ कि यार डोनेट करने से कभी भी घटता नहीं है, उल्टा बढ़ता ही है। आपके मन को भी सुकून रहेगा कि यार मैं जो दूसरों से ले रहा हूँ दूसरों को दे भी रहा हूँ, और आपके अच्छे भी मन से लगेगा और चीज़ों में बरकत भी होएगी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने लाइफ में आज तक सीखी है, एक चीज़ कि बंद मुट्ठी जो होती है ना कभी लेना डिजर्व नहीं करती। जो मुट्ठी खुलती है ना वही डिजर्व करती है लेना भी। अब उसको आप दोनों सेंस में ले सकते हो, चाहे आप दूसरों को दे रहे हो चाहे भगवान से मांग रहे हो, कि भिखारी तो यहाँ पे हर कोई है। चाहे बड़ा इंसान है वही भिखारी है, क्योंकि भगवान के सामने तो हम कुछ भी नहीं है ना, उनका अंश ही है हल्का सा। तो जितना इस माइंडसेट के हिसाब से जियोगे ना, वो काफ़ी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। कि जैसा हमारा माइंडसेट होता है ना वैसा हमारा शरीर वाइब्रेशन छोड़नी शुरू कर देता है। और जैसा हम वाइब्रेशन छोड़ते हैं वैसे ही लोग जिंदगी में आते हैं। तो जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर चल रहा है, एक पूरा वाइब्रेशन के ऊपर चल रहा है। तो जितने आप खुद से अच्छा बनना शुरू करोगे ना, अंदर से, बाहर से नहीं, दिखावा नहीं करना किसी के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अंदर से अगर अच्छा बनना शुरू करोगे ना, कि तुम्हारे अंदर से कि जेलेसी होनी बंद हो गई, दूसरों को गालियां देनी बंद कर दी, रिवेंज की भावना, गुस्से की भावना, इसको मार दूंगा काट दूंगा, ये सब छोड़ दिया। कोई दूसरा तुम्हारे साथ में गलत कर रहा है ना, तो उसमें तुम सिर्फ इतना बोल सकते हो कि इसको भगवान देखेगा, मेरा कोई काम नहीं है इसको देखना। वो जो दूसरा कर रहा है उसको भगवान देख लेगा, वो अपने आप से परेशान है। तुम करने निकलोगे ना उसको बर्बाद, फिर वहां चीजें खराब होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जो होता है ना, ये उन लोगों के लिए काम नहीं करता जिनके मन में जेलेसी होती है, रिवेंज की भावना होती है, जो दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में है, जल रहे हैं दूसरों को देख के। उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साधु सन्यासी लोगों के लिए काम करता है, जिनका ठीक है जो पर्पस है खुद को लेके है, खुद को लेके फोकस्ड है, उनको कुछ नहीं लेना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्यों कर रहा है। क्या ही करना है किसी से कुछ जान के, यार कोई क्या कर रहा है क्यों कर रहा है। छोटी सी जिंदगी है, देखो यार ऐसे ही सारा कुछ बीत जाएगा। और ये भी नहीं पता कि अगली बार जानवर बन के पैदा होंगे कि इंसान बन के पैदा होंगे। जिंदगी बहुत छोटी है दूसरों से हेट करने के लिए। तो जब चीज़ों को जो आप सुनते हो ना उनको बार बार मल्टीपल टाइम लिसनिंग करो, उनको अपनी लाइफ में इंकलकेट करने की कोशिश करो, इनको इम्प्लीमेंट करो। बिना इम्प्लीमेंट के रिजल्ट नहीं मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त के तो साइंटिफिक प्रूवन जो फैक्ट होते हैं ना वो हैं। उसके बाद भी अगर इंसान नहीं उठ पाता, उसके बाद भी इंसान खुद में इतना उलझा हुआ है और फिर दूसरों को ब्लेम भी कर रहा है और अपनी सिचुएशन के लिए कंप्लेन भी कर रहा है, फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होती। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला रास्ता ये है कि तुम्हें दूसरों को ब्लेम कंप्लेन करना छोड़ के खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। क्योंकि जहाँ इंसान के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वहीं पे इंसान एक्शन लेना शुरू करता है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे ना, तब तक एक्शन भी नहीं ले पाओगे। अगर आपको लगता है कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्शन लोगे, तो वो खाली सपनों में होता है, रियलिटी में नहीं होता। ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे परिवार वाले कि इसकी शादी करवा दे, ये कमाना शुरू कर देगा। तो शादी हुए बाद बंदा रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, तो पता है कि घर में कोई भूखी बैठी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो वो चीज़ है कि आप किसी और को के ऊपर डिपेंड ना हो कि सामने वाला आपको मोटिवेट करेगा, आपको खुद को खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा। आज तक जिंदगी में कोई भी गलत काम कर दिया जाने अनजाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हर रोज हमारे पास में एक मौका होता है खुद को चेंज करने का। एटलीस्ट कुछ तो खुद के लिए करो ना, जो जिससे आपको अच्छा फील हो। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैंने वॉक करना शुरू कर दिया। एक दिन में 50 किलोमीटर वॉक कर दी। कुछ तो अचीवमेंट हुई कि हाँ यार 50 किलोमीटर वॉक की थी मैंने लास्ट दिवाली पे। और इस बार टारगेट रखा हुआ है कि मुझे, जब पिछली बार टारगेट रखा था मैंने कि मुझे 1 लाख स्टेप करने हैं, बट मैं कर नहीं पाया था, 65,000 पे रह गया था मैं। इस बार सोचा हुआ है कि इस बार फिर करूंगा, इस बार 1 लाख कंप्लीट करूंगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक मेमोरी ही तो है जो आपको एक पॉजिटिव, जो एक स्टिमुलस दे रही है अंदर से कि यार मैंने ये काम किया था। तो अपनी मेमोरीज क्रिएट करो यार।
खुद के लिए कुछ रिकॉर्ड बनाओ, खुद के लिए कुछ ऐसा करो कि जो चीज़ें आपको खुद से सेल्फ मोटिवेट करे कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मेरी अचीवमेंट है। अब बुक्स वगैरह पढ़ी है मैंने, रूम में सजा रखी है, उनको देखता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है कि यार इतनी बुक्स पढ़ी मैंने 4-5 साल में। बस यही चीज़ें हैं आज की। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा आज का सेशन, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग रहस्य। इसको दोबारा एक बार वो सुन लेना, और हो सके तो जो प्रभु जी की किताब है उसको भी पढ़ लेना, काफ़ी इंसाइट है उसके अंदर। आगे अपना हमारा सेशन यहीं तक का है। कल फिर मुलाकात करेगा। क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी से ज़्यादा हमेशा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंट जो इंसान होता है ना, वो एक दिन जाएगा 2 दिन, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना, उसको कंसिस्टेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो काम करना है वो करता ही है। तो आप अच्छे से अपना कीजिए। आज का सेशन अपना यहीं तक का है। चलिए बाय।